हाँ जी, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। 11th पॉलिटिकल साइंस हिंदी मीडियम का हमारा जो अधिकारों पे चैप्टर है उसका ये तीसरा पार्ट है। तो अब बेटा थर्ड पार्ट बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं अधिकार जो है धार्मिक आज़ादी का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये अधिकार जो है बेटा आपका अनुच्छेद नंबर 25 से लेके 28 तक है। और इस अधिकार में बेटा आपकी दो बातें आपको पढ़नी है। पहली बात है आस्था और प्रार्थना की आज़ादी है। दूसरा धार्मिक मामलों के प्रबंधन और खास तरह की संस्थाओं में धार्मिक निर्देश देने की स्वतंत्रता। ठीक है, ये पढ़ना है आपका। तो चलिए बेटा हम लोग पढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं चल के कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। सभी को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इस आज़ादी को लोकतंत्र का प्रतीक मानते हैं। मतलब एक तरह से ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे भारत में इतने धर्म है और तब भी एकता बनी हुई है। अब इसी के कंटेक्स्ट में बेटा पहला पॉइंट क्या आता है आपका, आस्था और प्रार्थना की आज़ादी। हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को इस बात के लिए विवश नहीं किया जा सकता कि वह यहाँ का ही धर्म अपनाए। ठीक है ना, देखो भाई आप किसी को फोर्स कर सकते नहीं हो कि आपको ये धर्म अपनाना है। वो ज़माने गए औरंगज़ेब वाले जहाँ पे ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन होता था। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब किसी को कोई फोर्स करता नहीं है कि भाई धर्म परिवर्तन हो ही हो। अपनी चॉइस है, जिसको जो फॉलो करना है वो फॉलो करे। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने और उसका पालन करने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को चुनने या किसी भी धर्म का पालन करने के संबंध में क्या है, आज़ाद है। मतलब वो ओपन है, वो उसकी मर्जी है भाई कि वो कुछ भी धर्म से कोई इसको इंटरफेयर नहीं करेगा। धार्मिक आज़ादी का यह अर्थ भी है कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, उसके अनुसार आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। यानी कि हर किसी को अधिकार है अपने धर्म को प्रमोट करने का, अपने उसको फॉलो करने का और उसका प्रचार करने का और उसको एक तरह से फैलाने का अधिकार सबको है और सबको ये करना भी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, सभी धर्मों की समानता। इसमें एक बात ऐड कर लेना, ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। ठीक है, करो बट किसी को ज़बरदस्ती मत कराओ लालच देकर। नेक्स्ट बेटा क्या आता है आपका, सभी धर्मों की समानता। ये हमारा कंसेप्ट हो चुका है। नेक्स्ट बेटा हमारा क्या है, सभी धर्मों की समानता, यानी कि इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स। सो भारत किसी भी एक धर्म को विशेष संरक्षण नहीं देता। भारत में सब एक है। ठीक है, कोई हमारा धर्म भी एक नहीं, राष्ट्र के धर्म नहीं है। ठीक है, हालांकि एक जो शब्द है, आप याद रखना है चीज़ को, शब्द जो है ये धर्मनिरपेक्षता, ये शब्द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये बाद में ऐड किया गया था। सेकुलर शब्द जो है ना, ये संविधान के जो एक्चुअल था उसमें नहीं है, ये बाद में ऐड हुआ है। एक संविधान में बदलाव करके शब्द को ऐड किया गया है। तो एक तरह से ये तो मतलब लगा लो कि ये देश की एकता वाली बात है, भाईचारे की बात है, तो इसके अंदर हम लोगों ने ऐड किया है। अदरवाइज ये शब्द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था ही नहीं, ये ध्यान रखना हमेशा आप। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश या अन्य किसी सार्वजनिक पद पर कार्य करने के लिए हमारा किसी धर्म विशेष का सदस्य होना ज़रूरी नहीं है। आपको भारत का मुखिया बनना है तो आप किसी पर्टिकुलर जगह से नहीं आना चाहिए। भारत में हिंदू प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, भारत में मुस्लिम हमारे जो कलाम साहब थे वैसे राष्ट्रपति भी रहे हैं, जिन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है आपका। ठीक है, सो ये बेटा हमारा एक पॉइंट है। इसका हम लास्ट पॉइंट पर जाते हैं, अधिकार के। समानता के अधिकार के अंतर्गत भी सभी नागरिकों को इस बात की गारंटी दी गई है कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के संबंध में सरकार धर्म का प्रचार नहीं कर सकती। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर सरकार किसी संस्था को देती है पैसा तो सबको बराबर देगी, और नहीं देगी तो किसी को भी नहीं देगी। ठीक है, तो एक तरह से ये आपका है क्या, धार्मिक आज़ादी का अधिकार। अब आप सभी जानते हैं बेटा हमारे भारत के अंदर अल्पसंख्यक भी बहुत से हैं, बहुत से धर्म भी है, बहुत सी आपकी जात भी है और बहुत से आपकी लैंग्वेज भी है। तो अगला जो हमारा अधिकार है बेटा वो किसके ऊपर है, वो है हमारा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। अनुच्छेद नंबर 29 और 30 में जिक्र है इसका। और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, यानी कि जो अल्पसंख्यक होते हैं उनकी भाषा, वो अपने कल्चर को कर सके प्रिजर्व, ठीक कर सके, तो उनकी बात है। दूसरा, अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार जो आपका वो होना है, ये भी आपकी इसमें आता है। तो ज़रा बेटा हम लोग ज़रा पढ़ लेते हैं कि एक्चुअल में कहानी क्या है यहाँ पे। भारतीय समाज का विविधतापूर्ण होना इसकी प्रमुख विशेषता है।
विविधतापूर्ण मतलब बेटा अनेकता। आप सभी जानते हैं अनेक धर्म है, अनेक जातियाँ, अनेक बोलियाँ, अनेक भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में भी इस बात को स्वीकार किया गया है कि अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। भाई अगर ऐसा ना मूलवासी ना बनना आपको कि आपका कल्चर खो जाए, आप खत्म हो जाए, ऐसा नहीं करना आपको। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना द्वारा अल्पसंख्यक अपनी भाषा एवं संस्कृति व परंपरा की सुरक्षा कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया अधिकार दिया गया है। शिक्षण संस्थाओं को वित्तीय अनुदान देने के मामले में सरकार इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। मतलब कोई भी अगर संस्था है जो धर्म के नाम पे, अल्पसंख्यक के नाम बनी हुई है, तो उसके ऊपर कभी भी कोई सरकार जो आपका वो भेदभाव नहीं करने वाली है आपका। ठीक है, तो ये बेटा आपका छोटा सा कंसेप्ट था, एक अधिकार हमारा ये हमारा हो चुका है। अब तक हमने जो अधिकार पढ़े थे बेटा वो 5 आपके एक्चुअल अधिकार थे। अब जो अधिकार पढ़ेंगे हम लोग वो क्या है, वो बॉडीगार्ड है। इस अधिकार को मैं बोलता हूँ बॉडीगार्ड। देखो बेटा बॉडीगार्ड का काम क्या होता है, रक्षा करना। इसका मेन काम क्या होता है आपका, रक्षा करना। तो एक तरीके से ये अधिकार भी बाकी अधिकारों की रक्षा करता है। सपोज कि आपके पास 6 अधिकार हैं, 5 हैं जो पढ़े और 1 जो पढ़ेंगे। ये अगर पांचों में से कोई भी अधिकार छिन जाता है आपसे, ठीक है, तो इस अधिकार का इस्तेमाल करके, इस अधिकार के माध्यम से आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे और आप हाई कोर्ट जाओगे। ये दोनों स्पेशल ऑर्डर देंगे, ये दोनों कुछ आदेश देंगे जिसको हम लोग रिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इससे आपके अधिकार आपको जो है वो वापसी मिल जाते हैं। तो एक तरीके से ये अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको कहा था कि ये अधिकार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी, प्लस ये हार्ट एंड सोल है। हार्ट यानी कि दिल और आत्मा, दिल और आत्मा है ये अधिकारों की। ठीक है, तो चलिए बेटा हम जरा पढ़ लेते हैं। हमारे संविधान में जो मूल अधिकार बनाए गए हैं उनका उल्लंघन ना हो, इसके लिए प्रत्येक मूल अधिकार के साथ उपबंधों का भी प्रावधान किया गया है। मतलब उसकी सेफ्टी भी की गई है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार बनाया गया है वही इन अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे अब सवाल हमारा बेटा नेक्स्ट पे आता है, रिट क्या होती है। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार को दिए गए आदेश और निर्देश क्या कहलाते हैं, रिट कहलाते हैं। दोबारा सुनो बेटा, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश किस लिए, मौलिक अधिकारों को दोबारा से करने के लिए लागू, क्या कहलाते हैं आपको, ये आपकी रिट कहलाते हैं। रिट बेटा आपकी 5 प्रकार की होती है, जिसमें पहली कौन सी आती है आपकी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये बंदी वो वाली बंदी नहीं है, ये बंदी जो है वो एक बंदा है जिसने कुछ गलत काम किया, उसको बंदी बना लिया है। ठीक है, तो ध्यान रहे, डिफरेंस थोड़ा सा याद रखना आप लोग। अब क्या कह रहे हैं, यह न्यायालय द्वारा दिए जाने वाला वह विशेष आदेश है जो गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के उपस्थित करने के लिए जारी करता है। मैंने पहले कहा था आपको कि किसी ने अगर पुलिस ने अरेस्ट किया है तो अरेस्ट करने के बाद आपको 24 घंटे के भीतर कहाँ पेश करना होगा, मजिस्ट्रेट के सामने। तो वही बात आ गई यहाँ पे आपका कि ये क्या है, रिट है आपका, ये अधिकार है आपका कि आपको अरेस्ट किया तो आपको बेटा कहाँ पेश करेंगे, मजिस्ट्रेट के सामने। नेक्स्ट परमादेश यानी कि परम आदेश। ठीक है भाई, कोई व्यक्ति एक ऐसे पद पे आ गया है कि वो उस पद पे आके अपने काम जो है ना तरीके से नहीं कर रहा, अपने कर्तव्यों का वो पालन नहीं कर रहा है। ठीक है, और उससे आम इंसान को फर्क पड़ रहा है, तब ये रिट जो आपकी वो जारी होती है। यानी कि यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। ठीक है, परमादेश बेटा आपको समझ में आ चुका है। परम आदेश, निश्चित आदेश, रोक रहा है कोई, क्या कोई आपको रोक रहा है। जब कोई निचली अदालत यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपनी सीमा लांघते, देखो बेटा हर किसी के अधिकार होते हैं, एक पियोन और एक प्रिंसिपल में फ़र्क तो होता है भाई, मानते हो ना चीज़ को हम लोग। ठीक है, तो वही अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है, यानी कोई कोर्ट अपना लिमिट क्रॉस करती है तो उसको रोकते हैं। कौन रोकती हैं, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय रोकते क्यों है कि भाई रुक जाओ, आपका अधिकार क्षेत्र आपका ये नहीं है, ये आपकी लिमिट नहीं है, क्रॉस मत करो, तब इसको निषेध आदेश कहते हैं। अधिकार परीक्षा, जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई वैधानिक अधिकार है नहीं है
तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसके कार्य करने पे उसको रोक लगाता है कि भैया तुम तो अधिकार थे नहीं, गवर्नमेंट जॉब में लगे हो, ना तुमने एग्ज़ाम दिया ना तुमने कुछ किया, तुमने क्या किया, तुम्हारी जॉब लगी, तो उसको निकाल देते हैं वहाँ से। एंड लास्ट, उत्प्रेक्षण रिट। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है, उसको अधिकार नहीं है तब वो कर रहा है, तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे उत्प्रेक्षण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। ठीक है ना, कोई काम आपके नहीं था आप फिर भी करें तो उसको आपको ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। आई होप गाइज आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो। ये पार्ट नंबर 3 था। पार्ट 4 में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। थैंक यू सो मच।